केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल कल यानी 5 अगस्त को ही संसद में पेश हो सकता है और संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन पर मुहर भी लग गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित बिल में मौजूदा एक्ट के कुछ क्लॉज को हटाया भी जा सकता है। कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। नए बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका वेरिफिकेशन करना जरूरी हो जाएगा। बिल में राज्य वक्फ बोर्ड के स्वामित्व वाली विवादित जमीनों का नए सिरे से वेरिफिकेशन का भी प्रस्ताव है। वहीं वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, बोर्ड की संरचना में बदलाव हो सकता है। प्रस्तावित बिल में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में भी बदलाव किया जाएगा, जिससे केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव किया जा सकेगा। नए बिल के ड्राफ्ट में जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी का अधिकार भी मिल सकता है। वक्फ बोर्ड से जुड़ा नया बिल लाने के पीछे साल 2022 का एक मामला बताया जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने तिरुचेंदुर गांव को अपनी संपत्ति बताया था, जिसमें रहने वाली ज्यादातर आबादी हिंदू है। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को सदन में पेश करने से पहले ही सियासत शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, तो वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और कई मुस्लिम धर्मगुरु इसके विरोध में नजर आए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। यूपी वक्फ तरक्की बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सूफियान निजामी ने संशोधन बिल लाने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। ये नया कानून लाना और बिल में ही संशोधन करना, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं होगी। सरकार को अपने इस फैसले पर गौर करने की जरूरत है। वहीं बरेली के उलेमाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और बिल में कड़े प्रावधान लाने की मांग की। नया कानून बनना चाहिए और उसमें इतनी सख्त शिकें हों जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन, मेंबरान भू माफियाओं से सीटिंग करके उस जमीन पर कब्जा न कर सकें। विश्व हिंदू परिषद ने वक्फ बोर्ड कानून को मनमाना बताया और इसमें संशोधन करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं जो भारत के कानून के सम्मत नहीं है। ये संशोधन जरूरी थे। ये संशोधन का सब सेकुलर ताकतों ने समर्थन करना चाहिए। केंद्र सरकार जिस वक्फ बोर्ड की पावर पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है, आइए आपको बताते हैं कि वो कैसे काम करता है और उसकी कितनी संपत्ति है। दरअसल जब कोई शख्स अल्लाह या इस्लाम के नाम पर संपत्ति या पैसा दान देता है तो उसकी देखरेख वक्फ बोर्ड करता है। वक्फ बोर्ड दान में मिली इस संपत्ति को इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न को जनहित के काम में खर्च किया जाता है। पूरे देश में अभी 32 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में वक्फ बोर्ड की 8,70,000 संपत्तियां हैं जो 9,40,000 एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। साल 1954 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट पारित किया था। 1995 में तत्कालीन सरकार ने एक्ट में संशोधन कर वक्फ को असीमित पावर दे दी, जैसे कि अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और अगर वक्फ का दावा गलत है तो संपत्ति मालिक को इसे साबित करना होता है। इसके बाद साल 2013 में यूपीए सरकार ने नए संशोधन किए और वक्फ को और ज्यादा पावर दे दी गई। मध्य प्रदेश के रतलाम से संचालित होने वाला एक मदरसा विवादों में घिर गया है। यहाँ मदरसे में दी जाने वाली तालीम और मदरसे में रहने वाली बच्चियों की सुविधा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 2 दिन पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने रतलाम के इस मदरसे का औचक निरीक्षण किया था और मदरसे में कई अनियमितताएं पाई गयी। जांच के दौरान पाया गया कि मदरसे के हॉस्टल में करीब 100 बच्चियों को रखा गया था, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चियों के नाम किसी स्कूल में दर्ज नहीं थे। मदरसे में बच्चियों को स्कूली शिक्षा नहीं दी जा रही थी। मदरसे में रहने वाली 60 बच्चियां केवल मुस्लिम तालीम ले रही थीं। मदरसे में हर जगह कैमरे लगाकर बच्चियों की निगरानी हो रही थी।
बच्चियों के सोने वाले कमरे में भी कैमरे लगाए गए थे, जो जांच के बाद हटा दिए गए। क्लासरूम है, नो डाउट वहाँ पे तो कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ बच्चियाँ रहती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ, उनके वैल्यूएबल्स भी रहते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने पहले कैमरे लगाए गए थे, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है मौखिक रूप से, लेकिन कल जो जांच हुई उसके बाद में इन्होंने ये कैमरे निकाले हैं। वहीं जांच में पाया गया कि रतलाम से चलने वाला ये मदरसा मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से पंजीकृत भी नहीं है। वहीं बाल संरक्षण आयोग की दबिश के बाद मदरसे में व्यवस्था को बदला गया और मदरसा मैनेजमेंट ने बच्चों की पढ़ाई, दवाई और सुरक्षा का दावा किया। रतलाम के इस मदरसे में अनियमितता पाए जाने पर बाल संरक्षण आयोग और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के बाद मदरसे पर कार्रवाई भी की जा सकती है। एक तरफ केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की पावर पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने मदरसों को लेकर एक बयान दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने देश के सभी मदरसों को बंद करने की मांग की और आरोप लगाया कि मदरसों में बच्चों को आतंकी गतिविधियों की तालीम दी जाती है। ये अपराधियों को पैदा करते हैं और अपराध कराते हैं। मदरसे में बैठने वाले 90% अपराधी और आतंकवादी बनते हैं। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों को मिलने वाले पैसों पर भी सवाल उठाए और मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच की मांग की। इसकी फंडिंग कहां से हो रही थी, कहां से संचालित हो रहे थे? क्योंकि जब इनको कोई सरकारी एड नहीं मिल रही, इनको कोई भामाशाह नहीं दे रहा, तो ये फंडिंग आई कहां से? कहीं आतंकवादियों को फंडिंग तो नहीं, कहीं विदेशियों से फंडिंग तो नहीं। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों को लेकर विपक्ष पर भी हमला बोला और उसे आतंकियों का समर्थन बताया। विपक्ष तो आतंकवादियों का समर्थक है। आतंकवादियों पर आदरणीय सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे जब उसका एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में। तो ये तो विपक्ष की तो बात मुझसे मत पूछिए, क्योंकि वो खुद आतंकवादियों के समर्थक हैं, पोषक हैं। उन्होंने आतंकवाद हमेशा पनपाया, उन्होंने आतंकवाद चलवाया। और अब बात अयोध्या गैंगरेप मामले की, जिसको लेकर यूपी सरकार ने आरोपी मोइन खान पर कार्रवाई की, तो वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासी टकरार भी बढ़ गई। अखिलेश यादव के डीएनए टेस्ट की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया। तो वहीं बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने अयोध्या पहुंचकर रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और आर्थिक मदद दी। साथ ही मामले की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी। मुलाकात के बाद बीजेपी नेता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। डीएनए की जांच की बात की है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुनाई पड़ा? इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के मोहरा श्री अखिलेश यादव निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए अब न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेश वासियों को, दोषी को दंड और पीड़िता को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। दरअसल कल अखिलेश यादव ने ट्वीट करके आरोपी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी। इधर रेप के मुख्य आरोपी मोइन खान के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है। बेकरी पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब दूसरी प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। और मोइन खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया, जिसके बाद दुकानदारों ने अपनी दुकानें खाली करनी शुरू कर दी। ऐसा बताया जा रहा है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा तालाब की जमीन पर बना है। दरअसल इस कॉम्प्लेक्स में बैंक होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई थी, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया है। इधर अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान पर बहुजन समाज पार्टी ने भी निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बुलडोजर कार्रवाई के समर्थन में खड़ी नजर आई और बीएसपी का एक प्रतिनिधि मंडल भी पीड़ित के घर भेजा। इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जांच कराई थी। तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले में यूपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के सदन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अपराधी की जाति बता करके, आरोपी की जाति बता करके दूसरी पार्टी को इंगित किया गया। अयोध्या गैंगरेप पीड़ित के परिवार को धमकी के मामले में पुलिस पहले ही कार्रवाई कर चुकी है। बावजूद इसके अभी भी पीड़ित परिवार को धमकियां मिल रही हैं। जी मीडिया से खास बातचीत में पीड़ित की मां ने बताया कि पुलिस को बताने के बाद भी उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं और मामले में समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। धमकी भी मिलता है मारे के,
मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी हाँ कोई बात भी धमकी मिल रही है सब मुसलमान। वहीं यूपी सरकार आरोपियों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी का चुनावी एजेंडा बता रही है। पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे बलिया हो चाहे अयोध्या हो। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना है।